नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्राम सेहत आपकी में मैं पारुल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, हर कड़ी में हम नए स्वास्थ्य विषय उठाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज का वह विषय जिस पर हमारे एक्सपर्ट चर्चा करेंगे, जानकारियां देंगे और बचाव के तरीके भी बताएंगे। आज हम पुरुष स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करेंगे, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। ऐसे विषय जिस पर कि हमारे समाज चर्चा करने से झिझकता है, लेकिन अगर इस पर जानकारी हो और सही समय पर इलाज हो तो बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सकता है। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के एक्सपर्ट से। मैं डॉक्टर वेद भास्कर जी का स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में मैं बताती चलूँ, आप सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं, लखनऊ से हैं और इस विषय पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ आज देने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आज हम हाइड्रोसील और वेरिकोसील विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ सबसे पहले तो दर्शकों को ये समझाना ज़रूरी है कि ये होती क्या है, ये बीमारियाँ हैं क्या? हाँ जी मैम, जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं पुरुषों की, इसको लोग अक्सर डिस्कस करने से हिचकिचाते हैं और ओपनली सामने नहीं आते। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो टेस्टिस के बारे में जो समस्याएं होती हैं, जिसको हम हिंदी में अंडकोश भी कहते हैं। तो हर पुरुष में जो 2 अंडकोश होते हैं उनमें कुछ आम समस्याएं हैं जो उनको प्रॉब्लम कर सकती हैं, और हाइड्रोसील वन ऑफ द मोस्ट कॉमन समस्याएं हैं जो हम देखते हैं इसके अंदर में। बेसिकली ये क्या होता है कि टेस्टिस के ऊपर कुछ लेयर्स होते हैं, उसको ट्यूनिका लेयर्स कहते हैं। उस लेयर्स में अगर पानी जमा हो जाए, कुछ फ्लूइड जमा हो जाए, तो उसको हाइड्रोसील कहा जाता है। हाइड्रोसील में यूजुअली क्लियर फ्लूइड जमा होता है, क्लियर पानी जमा होता है। उसमें अगर पस बन जाए कभी तो उसको पायोसील कहते हैं, और कभी अगर ब्लड जमा हो जाए तो उसको हेमाटोसील कहते हैं। ये अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है कि जो टेस्टिस के ऊपर जो हमारे सैक्स हैं, जो हमारे ट्यूनिका लेयर्स हैं, उसमें अगर कुछ जमा हो जाए कुछ लिक्विड, तो उसको हाइड्रोसील कहा जाता है। और बेसिकली ये वेरिकोसील से पूरी तरह अलग है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। बिकॉज वेरिकोसील में क्या होता है कि जो टेस्टिस की जो वेन्स होती हैं, गोनाडल वेन्स या टेस्टिकुलर वेन्स जिसको बोलते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई को जमा होने रुकने की वजह से वहाँ पे सूजन आ जाती है, और उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम देखने को मिलते हैं उसके वजह से। तो एक तरफ उसके जो ट्यूनिका सैक्स की बात हो रही है तो वो हाइड्रोसील में होता है, और अगर टेस्टिकुलर वेन्स की बात हो रही है तो वेरिकोसील की प्रॉब्लम है वो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इन दोनों बीमारियों की तकलीफ एक जैसी है? किस तरीके से पेशेंट समझेंगे कि उन्हें कौन सी बीमारी है और उन्हें कब जाके डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? जी, दोनों बीमारी बिल्कुल अलग तरह से प्रेजेंट करती हैं। हाइड्रोसील में क्या होता है, यूजुअली एक स्वेलिंग होती है स्क्रोटम में, एंड पेशेंट को लगता है कि हमारे जो टेस्टिस साइज है वो बड़ा हो गया। एक्चुअल में टेस्टिस जो है वो नॉर्मल साइज़ की होती है, वो बड़ी नहीं होती है, बट उसके अराउंड जो सैक होता है उसमें चूंकि पानी जमा हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपके स्क्रोटम में का साइज़ बढ़ता जा रहा है और आपको लगता है कि हमारी टेस्टिस बड़ी हो गई। तो ये अगर आपको ऐसा समस्या फील कर रहे हैं कि आपकी कोई एक टेस्टिस, 2 टेस्टिस दोनों तरफ अगर एक तरफ कोई बड़ी हो रही है, नॉर्मल साइज से बड़ा हो रहा है स्क्रोटम, तो इसका मतलब हो सकता है उसके अंदर में पानी जमा हो रहा हो। तो उसके लिए हाइड्रोसील की जांच या जो तरीके होते हैं उसके लिए हम डिस्कस करेंगे आगे, उसको दिखाना चाहिए। वेरिकोसील की समस्याएं बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उसमें यूजुअली यंग मेल्स होते हैं जो मोस्ट ऑफन 2 समस्याएं लेकर आते हैं। या तो वो पेन कंप्लेन करते हैं कि एक ऐसा पेन फील होता है जो उनको नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ, पेट के नीचे हिस्से में पेन फील होता है फ्रॉम द टेस्टिस, उसको हम बोलते हैं ग्रॉइन। जो ग्रॉइन पेन है वो ऊपर इंग्वाइनल रीजन में पेन होता है। और उसमें दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है फर्टिलिटी की। वेरिकोसील इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। मतलब अगर आपको किसी को एक संतान है, एक बच्चा, और दूसरा करना चाह रहा है और दिक्कत आ रही है, तो मोस्ट कॉमन कारण वेरिकोसील होता है इसके अंदर में पूरे इंडिया में। तो इसका मेन संबंध इनफर्टिलिटी से और पेन से है। हाइड्रोसील एज सच वैसे बिनाइन प्रॉब्लम है, इसमें ऐसे कुछ दिक्कत नहीं होती अदर देन स्वेलिंग एंड समटाइम्स एक ड्रैगिंग पेन। अगर आप बहुत बड़ा हो जाएगा तो खिंचावट फील होती है, और ऐसी कुछ मेजर समस्या नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतने समय से इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गलतफहमी, ऐसी कौन सी भ्रांति जुड़ी हुई है जो कि आप यहाँ अभी दर्शकों को बताना चाहेंगे? बेसिकली कई बार लोग हमें जब देखते हैं कि उनके स्क्रोटम में स्वेलिंग आ गई है, तो कुछ लोगों को डर लगता है कि कोई कैंसर तो नहीं बन गया ये, तो लोग घबरा जाते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि हाइड्रोसील एज सच कभी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन 10% ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर्स आर एसोसिएटेड विथ हाइड्रोसील। बिकॉज किसी पेशेंट में ऐसा होता है कि मान लीजिए हाइड्रोसील टेस्टिकल स्वेलिंग जो है वो सडनली बढ़नी शुरू हुई और 3-4 महीने में काफ़ी बड़ी हो गई, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसे केस में वो अंदर में उसमें टेस्टिस में ट्यूमर भी होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज 10% केस में ऐसा होता है कि ट्यूमर जो है वो मास्क हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोसील। तो अगर किसी के जो स्क्रोटम साइज है बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है,
तो उस केस में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। अदरवाइज रूटीन केस में हाइड्रोसील एक स्लो ग्रोइंग प्रोसेस है, धीरे धीरे साइज बढ़ता है, तो उसमें इससे चिंता की बात नहीं है। वेरिकोसिल को लेकर तो लोगों को जागरूकता है नहीं, लोग जानते ही नहीं वो प्रॉब्लम क्या होती है। कई बार हमारे पास पेशेंट तभी आते हैं जब उनके बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, तो दिखाने आते हैं कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, और हम इवैल्यूएट करते हैं तो पता लगता है कि वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कोई सिम्टम्स में आपको अगर पेन होता है तो जरूर दिखाना चाहिए, अदरवाइज केवल सिम्टम्स नहीं भी होते हैं तो जब आपको प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से जोखिम कारक होते हैं कि पुरुष इन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, ऐसी कौन सी वजह होती है? देखिए तो दोनों की बात हम अलग अलग चर्चा करते हैं। हाइड्रोसील होने का मेन कारण इंडिया में जो हम देखते हैं वो है फाइलेरियल डिजीज़, बिकॉज फाइलेरिया बहुत कॉमन इंडिया में, मच्छर सभी जानते हैं मच्छर बहुत कॉमन है स्पेशली हमारे इधर वेस्टर्न बेल्ट में, और उसको मच्छर काटने की वजह से जो हमारे फाइलेरियल जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारे, और जो लिम्फ नोड्स जो लिम्फेटिक्स निकलते हैं फ्लूइड वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं बॉडी में बिकॉज लिम्फ नोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो हमारे स्क्रोटम के जो लेयर्स उसके बीच में फ्लूइड जमा हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन कारण देखते हैं। इसके अलावा कई बार ट्रॉमा अगर किसी चोट लगेगी है, मान लीजिए किसी को, कई बार बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उसमें चोट लग जाती है बॉल से, कभी पेशेंट बताते हैं कि स्कूटर बाइक चलाने की हिस्ट्री होती है तो उसमें चोट लग जाता है, तो किसी प्रकार का ट्रॉमा भी ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, और कई बार हमें कारण नहीं मिलता है। तो हाइड्रोसील का भी कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई हिस्ट्री नहीं पता चलती है कि कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, बट हो जाता है। सिमिलरली वेरिकोसील के जो कारण हैं वो उसमें यूजुअली उसका भी बहुत ज़्यादा कई बार कारण नहीं मिलता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसमें एक तो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ आती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा हेवी जिमिंग कर रहे हैं जिसमें कि पेट के प्रेशर बढ़ रहे हैं तो कई बार उसमें वेन्स पे दबाव पड़ता है, जो स्क्रोटम में वेन्स होती हैं उसके ऊपर, या कोई बहुत दिन लंबे टाइम पे खड़े हुए काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम से वेरिकोसील हो सकता है। जनरली यंग एडल्ट्स में देखा जाता है, और कभी कभी ये नेचुरली भी होता है। एंड लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन है बिकॉज लेफ्ट साइड की जो वेन होती है वो डायरेक्टली रीनल वेन में खुलती है 90 डिग्री एंगल पे, तो वहाँ का ड्रेनेज थोड़ा स्लो होता है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ चांस ज़्यादा होते हैं कि वो वेन लेफ्ट की वेन फूल जाए, और लेफ्ट साइड में वेरिकोसील मच मोर कॉमन है राइट साइड के मुकाबले। अच्छा, अगर हम पहले हाइड्रोसील की बात करें तो इसका इलाज, जैसे कि शुरू में भी मैंने कहा था कि अगर अर्ली डायग्नोसिस होती है तो इलाज आसान होता है, तो अर्ली डायग्नोसिस का क्या इलाज है, और अगर क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो क्या सर्जरी ही एकमात्र साधन है, और किस तरीके का इलाज? बताना चाहूँगा कि इन दोनों कंडीशन में सर्जरी ही एक ऑप्शन है, इसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं आता है। अच्छा, वेरिकोसील में केस में क्या है कि अगर पेन है, सिर्फ पेन के लिए पेशेंट अगर आया है और उसमें कोई और दिक्कत नहीं है, फर्टिलिटी की समस्या नहीं हो रही है, या फिर और एक क्राइटेरिया सर्जरी का होता है कि अगर आपकी जो टेस्टिस जिसमें कि वेरिकोसील है उसके साइज अगर छोटी होगी 20% ज़्यादा कंपेयर टू द अदर टेस्टिस, तो सर्जरी करनी चाहिए। अगर ऐसे कंडीशंस नहीं है, सिर्फ पेन लेकर पेशेंट आते हैं, तो कई बार हम पेन के लिए पेशेंट को मेडिसिन दे देते हैं ताकि उनको रिलीफ मिल जाए और उन्हें बहुत ज़्यादा उससे मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो हम उनको सर्जरी के लिए मना करते हैं। बिकॉज सक्सेस ऑफ सर्जरी फॉर पेन इज़ नॉट 100%, 78% में फ़ायदा हो जाता है, बट उसके लिए यूजुअली पेशेंट को डिसवेट करते हैं। जब तक कि बिल्कुल ही उसकी लाइफ प्रॉब्लम में नहीं आ रही है पेन से, तब तक उसको हम सर्जरी के लिए यूजुअली मना करते हैं। फर्टिलिटी समस्या आ रही है या फिर अगर टेस्टिस साइज छोटा हो रहा है तो डेफिनेटली सर्जरी करनी चाहिए। जहाँ तक बात हाइड्रोसील की रही, तो हाइड्रोसील में सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन, लेकिन उसका कोई टाइमिंग पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत छोटा हाइड्रोसील अगर है, जस्ट स्टार्टिंग है, तो हम वेट कर सकते हैं। माइल्ड हाइड्रोसील में यूजुअली हम ऑपरेट नहीं करते हैं। मॉडरेट या उससे बड़े हाइड्रोसील में सर्जरी करनी चाहिए, और उससे उसका साइज भी छोटा हो जाता है, पेशेंट को आराम हो जाता है, चलना फिरना ईजी हो जाता है। वरना कई बार जब चलता है पेशेंट तो स्क्रोटम टच करता है उसके थाइज़ में और उसे चलने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर बहुत पेशेंट लेट स्टेज में आता है तो उसकी खिंचावट हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, भारीपन लग रहा है उसको, ये सब समस्या हो सकती हैं। बट अदरवाइज इसलिए उसका एक टाइम होता है कि हाँ, जिस समय थोड़ा सा साइज बढ़ना शुरू हुआ, ठीक ठाक बड़ा होगा, तो सब सर्जरी कर लेनी चाहिए। बहुत लंबा खींच के कोई फायदा नहीं, अल्टीमेट तो सोल्यूशन सर्जरी है उसकी। मतलब उसको रोका जा सकता है लेकिन रिवर्स नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली हाइड्रोसील को रुकना भी प्रॉब्लम, वो अपने आप ग्रेजुअल प्रोसेस है। अच्छा। जरूरी नहीं कि रुकेगा वो, बट उसको रिवर्स करने का ये है कि अगर हमने सर्जरी कर दी तो उसको दोबारा नहीं होगा। क्योंकि सर्जरी में क्या है, हम उस सैक को खोल के सारा पानी निकाल के सैक को उल्टा कर देते हैं, सो दैट दोबारा पानी जमा होने की जगह ना बचे उसके अंदर में। इसलिए वो अगर सर्जरी एक बार कर दिया हाइड्रोसील की तो वो 100% उसके लिए कारगर होती है। लेकिन वेरिकोसील में ऐसा नहीं है। वेरिकोसील की सर्जरीज बहुत टाइप से होती हैं। दूरबीन से लैप्रोस्कोपी द्वारा भी होती है, माइक्रोस्कोपिक द्वारा होती है, माइक्रोस्कोप लगाकर आँख में देख के फाइन वेन्स को हम सर्जरी करते हैं। उसका ट्रीटमेंट में 100% रिजल्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसके रिजल्ट 90-95% के आसपास में है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के रिजल्ट 90% के रेंज में है, तो उसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं। देयर इज नो गारंटी 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन फेयरली हाई सक्सेस रेट उसके सर्जरी के भी हैं।
तो दोनों ही सर्जिकली ही ट्रीटेबल है, और हाइड्रोसील तो खैर एक बार कर दे दोबारा नहीं होना चाहिए, बट वैरिकोसील में कुछ % ऑफ रिकरेंस हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी जो सर्जरी होती है वो कितनी लंबी होती है, इसका रिकवरी टाइम क्या होता है, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि रीअकरेंस भी हो जाता है, इसमें क्या चांसेस, कितने % चांसेस हैं? जी, सर्जरी जो हाइड्रोसील की होती है जो आधे से घंटे मैक्सिमम लगता है सर्जरी करने में, और कई बार छोटा से तो लोकल में भी कर देते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में करना पड़ता है, और हम यूजुअली पेशेंट को डिस्चार्ज या तो सेम डे शाम में या नेक्स्ट डे मॉर्निंग कर देते हैं यूजुअली। और रिकवरी में थोड़ा बहुत, चूँकि स्किन कटता है तो पेन तो होता है, पेनफुल होता है माइल्ड सा, तो इसलिए 5-7 दिन लगते हैं पेशेंट को पूरी तरह से फुल नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम करने में। लेकिन रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट फर्स्ट डे से चलता फिरता है, कोई ऐसा मना नहीं है। और बाकी उसमें कोई जो टाँके वगैरह होते हैं वो जनरली 8-10 दिन पे हम उसको काट दिए जाते हैं, एंड रिकवरी ओवरऑल बाय एंड लार्ज इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है दोनों चीज़ के लिए। वैरिकोसील की ट्रीटमेंट जो होते हैं उसमें तो छोटा सा चीरा लगाते हैं हम लोग, बिल्कुल इंग्वाइनल रीजन में छोटी से इंसिडेंस से किया जाता है जब माइक्रोस्कोपिकली करते हैं, तो उसकी रिकवरी भी ऐसा ही होती है। आज सपोज सेम डे सर्जरी करा और नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है पेशेंट की, एंड पेशेंट कैन गो टू वर्क आफ्टर 4-5 डेज, जब वो कंफर्टेबल फील करे जा सकते हैं। एंड अगर हम दूरबीन से करते हैं लैप्रोस्कोपी से, तो भी रिकवरी 3 to 4 डेज का रिकवरी टाइम लगता है पेशेंट के लिए। एंड मतलब सर्जिकली दोनों माइनर प्रोसीजर, मतलब बहुत मेजर प्रोसीजर में नहीं आते हैं दोनों, मतलब पेशेंट इजीली इसको हैंडल कर सकता है। अच्छा, ये रीअकरेंस वाली बात वैरिकोसील के लिए ट्रू है, बिकॉज वैरिकोसील में कोई भी जो तरीका उसके लिए है जो मैंने सब डिस्कस किया, उसमें कोई भी तरीका 100% क्योर गारंटी नहीं देता है, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी वेन्स होती हैं जो कभी कभी मिस हो सकती हैं। जब हम सर्जरी करते हैं शायद वो मिस हो जाए और आगे जाकर फिर से वो वेन्स वापस फूल जाए, पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की। तो क्योंकि बिकॉज जब हम सर्जरी करते हैं वैरिकोसील के, तो उसमें मेन पॉइंट बात होती है कि जो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है टेस्टिस को, उसे हमें प्रिजर्व करना होता है। तो जब उसे प्रिजर्व करने के लिए हम कोशिश करते हैं, तो कभी कभार वो इतने छोटे आर्टरीज होते हैं कि कुछ एक आध वेन अगर उसमें कुछ रह गई तो वो प्रॉब्लम रिकरेंस होने के चांस होते हैं, बट इफ़ डन इन अ गुड हैंड्स तो यूजुअली अच्छे सक्सेस रेट है। एंड देखा गया है कि इसके बाद 7 पैरामीटर्स अच्छे खासे लोगों में इंप्रूव कर जाते हैं, और पेशेंट को बच्चे होने में भी आसानी हो जाती है, और 50-60% लोगों के बच्चे यूजुअली सर्जरी के बाद जिनको प्रॉब्लम थी वाकई में उनके हो जाते हैं। इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि वैरिकोसील की ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करके। तो जो सर्जरी है वो ग्रेड 1 में रिकमेंडेड नहीं है। जब सर्जरी हम हमेशा तभी करते हैं जब किसी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 वैरिकोसील है, प्लस साथ में उसके 7 पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है। जैसे मान लो स्पर्म की मूवमेंट में कुछ दिक्कत है, स्पर्म मूवमेंट्स में कमी आ गई है, या काउंट्स घट गए हैं, या उसकी मॉर्फोलॉजी खराब हो रही है। मोस्ट कॉमनली स्पर्म मूवमेंट्स में कमी आ जाती है वैरिकोसील में। तो अगर ये समस्याएं साथ में हैं तो एंड ग्रेड 2, ग्रेड 3 वैरिकोसील है तो सर्जरी का रोल है, अदरवाइज ग्रेड 1 में सर्जरी नहीं करते हैं, या फिर अगर 7 पैरामीटर्स नॉर्मल है और बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है तो सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, आपने अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कैंसर कारक भी होता है, इस पे थोड़ा और समझना चाहेंगे कि किस तरीके से ये उस तरफ बढ़ता है और इसको कब पकड़ के कब इसको ठीक किया जा सकता है? जी, जैसे हमने डिस्कस किया, जब हाइड्रोसील है प्रेजेंट करता है एज स्क्रोटम मास, तो स्क्रोटम मास कैन बी हाइड्रोसील, जो कि बहुत कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी ए टेस्टिकुलर कैंसर। स्पेशली यंग लोगों में जो 20 से 40 साल की उम्र होती है, उसमें कभी टेस्टिकुलर मास को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई लगता है कि हाँ आपके टेस्टिस में कुछ गांठ आ रही है, स्पेशली अगर वो हार्ड सॉलिड गांठ फील हो रही है आपको, तो वो जरूर अपने डॉक्टर से दिखाएं, यूरोलॉजिस्ट से मिलें, बिकॉज हो सकता है वो फर्म हाइड्रोसील हो, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ कैंसर के चांसेस भी हों। तो एक बार उसको क्लिनिकल एग्जामिन के देखना पड़ता है कि क्या उसके अंदर हाइड्रोसील की फीलिंग है या क्या वो गांठ है जो कैंसर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। फिर कुछ टेस्ट आगे कराए जाते हैं, कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वेरियस टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ प्लेन हाइड्रोसील है या फिर इसमें कुछ कैंसर की संभावना भी लग रही है। एंड उस हिसाब से अगर कुछ, बिकॉज हमने ऐसे कहा 10% केस में कैंसर जो है वो मास्क हो जाएगा हाइड्रोसील के द्वारा, तो हाइड्रोसील को हाइड्रोसील समझ के किसी को ना दिखा के इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। हमेशा एक बार आपको लगता भी कि हाँ हाइड्रोसील है तो एक बार जरूर कंसल्ट कर ले अपने डॉक्टर को कि कंफर्म करा ले कि हाइड्रोसील ही है। छोटा सा है तो यू कैन ऑलवेज वेट, लेकिन एटलीस्ट यू शुड बी वेरी श्योर कि हाइड्रोसील है, कुछ और मिस ना हो जाए हमसे ये सोच के कि हम हाइड्रोसील देखो क्या डॉक्टर क्यों दिखाना, ये तो ठीक है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए वंस वेरी श्योर का हाइड्रोसील है, देन यू कैन स्टिल वेट, अगर छोटा है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, टेस्टिस से जुड़ी और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिससे कि पुरुष परेशान रहते हैं, कुछ उसके बारे में भी बताइए। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे अभी, टेस्टिकुलर कैंसर एक सबसे कॉमन समस्या है यंग एज में, और इसका जो अच्छी बात क्या है टेस्टिकुलर कैंसर की, वन ऑफ द बेस्ट कैंसर्स जो पॉसिबल है जो हो सकता है। ऐसे तो कैंसर कोई भी अच्छा नहीं होता है, बट टेस्टिकुलर कैंसर वन ऑफ द अच्छे कैंसर्स में आता है जिसके कि ट्रीटमेंट जो है वो
90-95% सक्सेसफुल है, स्पेशली इवन लेट स्टेजेस में। स्टेज 4 में भी कहते हैं कि इसका काफ़ी अच्छा क्योर रेट है, जबकि जनरली स्टेज 4 कैंसर क्योर नहीं कर सकते हम लोग। बट टेस्टिस में अगर कैंसर अगर लंग्स तक भी चला गया है तो भी कई बार देखा जाता है पेशेंट पूरी तरह क्योर हो जाता है। तो इसके लिए टेस्टिकुलर कैंसर्स आर वन ऑफ द गुड कैंसर जिसमें हम क्योर की बात कर सकते हैं। और अगर किसी को भी टेस्टिस में कुछ गांठ निकल के आती है तो उसको तुरंत डॉक्टर दिखाना चाहिए। अगर उसमें अगर उस कैंसर की शक है तो उसके लिए सर्जरी अलग तरह से की जाती है। नॉर्मल जो सर्जरी हम करते हैं हाइड्रोसील के लिए, उसमें हम लोग जो चीरा लगाते हैं, जो इंसिजन लगाते हैं, वो स्क्रोटम स्किन पे लगाते हैं। बट जब हमें लगता है कि ये कैंसर हो सकता है तो उसके लिए फिर हम चीरा लगाते हैं ऊपर इंग्वाइन रीजन में, और वहाँ से टेस्टिस निकाली जाती है। नीचे से स्क्रोटम नहीं खोला जाता है, क्योंकि उससे फिर वो जो उसके फैलने के चांस बढ़ जाते हैं ट्यूमर केसेस में। इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, पहले श्योर होना चाहिए कि हम क्या डील कर रहे हैं, तभी सर्जरी प्लान करके उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी जो समस्या है जो बहुत कॉमन, इसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से। एक कंडीशन को हम बोलते हैं टॉर्शन टेस्टिस। टॉर्शन टेस्टिस क्या होता है कि टेस्टिस अपने एक्सिस पे कई बार घूम जाती है, और घूमने की वजह से जो ब्लड सप्लाई उसकी आ रही है वो कई बार हैम्पर हो जाती है, और टेस्टिस में एक स्टेट ऑफ वो हो जाता है कि जिसमें कि इस्कीमिया, जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई उसकी रुक जाती है। एंड टेस्टिस एक सेंसिटिव ऑर्गन है, उसकी जो 6 घंटे का टाइम है उसके लिए, उसके जो ब्लड सप्लाई को जो वो झेल सकता है अगर उसका ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए तो जब ये जो टॉर्शन टेस्टिस कंडीशन है ये यंग लड़कों में बहुत कॉमन है, और उसमें देखा जाता है कि पेशेंट को सडन सीवियर पेन होता है। एंड ये जागरूकता नहीं होने की वजह से लोग जान नहीं पाते हैं, बच्चे भी समझ नहीं पाते हैं, घर वाले भी समझ नहीं पाते हैं। वो जब किसी डॉक्टर को वहाँ दिखाते हैं लोकल में तो सबको लगता है कि शायद कोई इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ है, इसलिए पेन शुरू हुआ या चोट लगी होगी, तो बेसिकली पेन किलर, IV एंटीबायोटिक सब दे के पेशेंट को भेज दिया जाता है। लेकिन ये कई बार टॉर्शन टेस्टिस हो सकता है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी एक होता है अल्ट्रासाउंड करना। अल्ट्रासाउंड डॉपलर के देखने से समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें अगर ब्लड फ्लो आ रहा है टेस्टिस में तब तो ये टॉर्शन नहीं है, लेकिन अगर ब्लड फ्लो उसका अगर बंद हो गया आना टेस्टिस में तो ये हाई चांस है कि टेस्टिकुलर टॉर्शन का केस है। और उस केस को इट्स लाइक इमरजेंसी, यूरोलॉजी में कुछ इमरजेंसी होती है, उसमें एक ये भी आता है। और उसको अगर हम 6 घंटे के अंदर में सर्जरी कर दी और उसको सीधा कर दिया टेस्टिस को, तो उसकी ब्लड सप्लाई बच जाएगी और टेस्टिस सबको हम बचा लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने डिले कर दिया 8-10 घंटे से ज़्यादा अगर हो गया और तब पेशेंट अगर पहुंचता है हमारे पास, तब तक उसकी ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट जा चुकी होती है, टेस्टिस ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका होता है, काला पड़ जाता है। तो ऐसे केस में हमें टेस्टिस को निकाल देना पड़ता है। इसलिए मेरी अनुरोध है सभी दर्शकों से जो सुन रहे हैं इस शो को, कि किसी भी छोटे बच्चे, यंग बच्चे, किसी को वैसा अगर प्रॉब्लम होती है, सडन सीवियर ऑनसेट ऑफ पेन आता है टेस्टिस में, तो वो अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलें। और अगर टॉर्शन टेस्टिस का डाउट है, एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, स्क्रोटम डॉपलर करा के देखें। और अगर ब्लड फ्लो नहीं है तो अर्जेंट सर्जरी कराएं इसके लिए, वरना वो टेस्टिस से हाथ धो बैठेंगे और एक ही टेस्टिस पे बचेगी। वैसे एक टेस्टिस में पूरी जिंदगी निकल जाती है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आता है। लेकिन हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में कि उस टेस्टिस को भी हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि जब अगर ये घूमा तो चांस है वो भी घूम सकता है आगे जाके। तो फ्यूचर में उस टेस्ट को बचाने के लिए उसको हम टाके से फिक्स करते हैं ताकि वो ना घूम पाए अगली बार, एक टेस्ट सेफ रहे पेशेंट की। तो ये हमारा अप्रोच होता है पेशेंट्स के लिए। और ये एक बड़ी मतलब समस्या है जिसको हम देख के बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि पेशेंट अक्सर लेट पहुंचते हैं हमारे पास और हम उसमें कुछ खास कर नहीं पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में ऐसी और कौन सी समस्याएं हैं जिसको आप जो है यहाँ पे कोट करना चाहेंगे? जी मैम, छोटे बच्चों में जैसे जब बच्चा माँ के पेट में होता है और जब टाइम आता है 9 महीने का, जब लड़का होता है, तो जो हमारी टेस्टिस है बेसिकली माँ के जब बच्चे के पेट के अंदर बनती हैं, वो नीचे नहीं बनती है शुरुआत में। तो वो उसका टाइम होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आगे 9 मंथ्स का होता है, तो टेस्टिस जो है वो अपने आप खिसक के नीचे आ जाती है और नीचे आके दोनों स्क्रोटम में आ जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि टेस्टिस के 2 मेन काम होते हैं। एक होता है स्पर्म बनाना, जो बच्चे होने के लिए ज़रूरी है। दूसरा होता है हार्मोन प्रोडक्शन करना, जो उसके मेल होने के लिए, जो उसकी प्यूबर्टी है, जो उसका सारा मेलनेस जो डिटरमाइन करती है, हार्मोन लेवल डिटरमाइन करती है। तो 2 काम टेस्टिस के होते हैं। इसमें जो स्पर्म बनाने वाली जो प्रक्रिया होती है, वो जो उसका तापमान होना चाहिए वो शरीर से 2 डिग्री कम होना चाहिए, जो कि स्क्रोटम सैक में कम होता है। इसी की वजह से टेस्टिस को नीचे भगवान ऐसा बनाया है कि वो नीचे लटकता है, सो दैट वहाँ तापमान कम रहता है और वहाँ पे हमारे स्पर्म प्रोडक्शन आराम से हो पाते हैं। तो अब मान लीजिए किसी ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके बचपन में दोनों टेस्टिस नीचे नहीं आती हैं, या एक नीचे नहीं आता है। अक्सर हमने देखा है पेशेंट हमारे पास काफ़ी लेट से आते हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने कोई बता देता है कि हाँ ये बचपन में ऐसा होता है, बड़े होकर ठीक हो जाएगा, ये कुछ दिन बाद नीचे आ जाएगा, इसको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। बट ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इन ऐसे कंडीशन में हम जो छोटे बच्चों में सर्जरी करनी चाहिए और दोनों टेस्टिस को नीचे लाना चाहिए जो भी ऊपर में है, बिकॉज जितना दिन वो टेस्ट अंदर पेट पड़ा रहेगा उतना दिन उसका फंक्शन धीरे धीरे लॉस होता रहेगा। और
प्यूबर्टी तक जाके वो टेस्टिस ऑर्गन पूरी तरह ख़राब हो जाती है। तो इसकी सर्जरी जो है वो आइडियली 1 ईयर टू 18 मंथ्स के बीच में हो जानी चाहिए, 1 से 1.5 साल के बीच में। लेकिन किसी कारण से अगर डिले हो गया है तो भी आप प्यूबर्टी के पहले 13-14 ईयर्स के पहले जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पहले सर्जरी जरूर करा लीजिए, सो जो भी फंक्शन उसका है वो प्रिजर्व, जितना भी हो बच्चा वो प्रिजर्व कर सकें। उसके बाद जैसा टाइम बढ़ता जाएगा उसमें आप चांस कम है कुछ फंक्शन बच पाएगा उस टेस्टिस का। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो टेस्टिस डिसेंड नहीं करते हैं, इसको जो ऊपर रह जाता है पेट में, एंगल कैनाल में, उसमें रिस्क ऑफ कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। 10 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है इसमें कैंसर बनने का। और डिफिकल्ट की बात ये है कि ये कैंसर को आप पकड़ नहीं सकते बिकॉज ये आपको जैसे नॉर्मल टेस्टिस को आप फील कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पे सूजन है या वहाँ पे आपको गांठ फील हो रही है, बट चूंकि ये टेस्टिस पेट के अंदर होती है तो यहाँ पे आप फील भी नहीं कर सकते उसको कि हाँ वो गांठ कब बन गई और कब कैंसर में कन्वर्ट हो गई। इसलिए अगर पेशेंट हमारे पास लेट से भी आता है, सपोज वो प्यूबर्टी के बाद भी आ रहा है एंड वी नो कि कुछ खास फंक्शन नहीं बचा है इसके अंदर में, बट अगर साइज ठीक ठाक बचा है तो वी ऑलवेज ट्राई किया तो उसको हम नीचे ला के फिक्स कर दें स्क्रोटम में या फिर निकाल दें, बिकॉज वो एक कैंसर का भी सोर्स है फ्यूचर में भी उसके लिए। अगर नीचे नहीं आया तो हो सकता है अंदर ही बैठ के वो कैंसर बना दे उस पेशेंट के लिए। तो उसके लिए हम अगेन सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि बचपन में किसी को समस्या इस टाइप की अगर है बचपन से तो प्लीज़ अभी यूरोलॉजिस्ट से मिलकर टाइम पे इलाज कराएं। इसको ये ना माने कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये अपने आप नीचे आ जाएगा, है ना। एक बार जरूर कंसल्ट करके उसका टाइम पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप बहुत सारी ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं और दर्शकों मुझे भी उम्मीद है कि आप इन जानकारियों को समझ रहे होंगे और इसके बचाव के तरीके भी समझ रहे होंगे। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट की ओर, तो आइए देखते हैं हेल्थ टिप्स। दर्शकों, आज हमारे बीच में डॉक्टर वेद भास्कर जी हैं, सीनियर यूरोलॉजिस्ट हैं और हम आज बात कर रहे हैं हाइड्रोसील और वेरिकोसील पर। सर, आपने बहुत सारी जानकारियां हमको दी और अब हम क्योंकि अपने आखिरी सेगमेंट पर हैं, समय हमारे पास कम है, आप क्या संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं इस विषय पर? जी, जैसा शुरू से भी हमने डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते, हिचकिचाते हैं, चाहे वो वेरिकोसील हो, हाइड्रोसील हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, लोग उसको डिले करते हैं जानबूझकर। उसको लगता है कि किसको दिखाएं, किसके पास दिखाने जाएं और घर वालों को भी बताना चाहते नहीं है। तो हम भी समझाना चाहेंगे कि दर्शकों को कि ये एक नॉर्मल बॉडी का पार्ट है और जहाँ पे इसकी समस्या है उसका इलाज अगर हम टाइम पे करा लेते हैं तो आप जैसे सब बीमारियों में होता है, टाइम पे इलाज कराने से फ़ायदा जल्दी होता है, चीज़ें जल्दी ठीक हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स कम होती हैं। अगर हम कुछ छिपा के रखते हैं, डिले करते हैं, चीज़ें लेट हो जाती हैं, कैंसर अगर सब लेट हो गया, फैल गया तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन सेम चीज़ों को। इसलिए अगर आपको कभी भी कुछ भी ऐसा समस्या नज़र आए, टेस्टिस में गांठ नज़र आए, कोई दर्द नज़र आए, कोई सूजन नज़र आए, तो अपने डॉक्टर से हिचकिचाइए नहीं, तुरंत मिलिए। कभी ऐसा सीवियर पेन हो तो ज़रूर अपने न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत जाके दिखाइए कि हाँ कोई टॉर्शन टेस्टिस का रिस्क तो नहीं है। अगर बचपन में टेस्टिस नीचे नहीं आया बच्चों में तो उसको माँ बाप को देखना चाहिए कि हम वो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर दिखाएं उस चीज़ को कि हाँ उसको कैसे, इसमें क्या प्रॉब्लम है और कैसे ठीक करना है। सर्जरी से डर के उसको नुकसान करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आपको ज़रूरत है तो उसका टाइम पे ऑपरेशन करके इलाज करा के अपने आप को ठीक करें, ना कि उसको डर के अपने टेस्टिस को ख़राब कर ले, बिकॉज उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो बच्चा होना और दूसरा आपके मेल सेक्सुअल लाइफ, दोनों चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं, तो उसका ज़रूर ख्याल रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और दर्शकों मैं उम्मीद करती हूं कि आपको आज की कड़ी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।